तो मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं बता दूं इसके पहले मैंने घटना चक्र से जो राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं, राज्य की परिभाषा, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत, संप्रभुता, न्याय, व्यक्तिवाद, उदारवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, प्रजातंत्र, वैज्ञानिक समाजवाद, और इसके बाद जो भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, स्वतंत्रता एवं समानता और अधिकार, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम तुलनात्मक राजनीति का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें दिया है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है कॉम्टे, बकल, ब्राइस या फिर मेटलैंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजनीति विश्लेषण के आधार पर इस शब्द की अनिश्चितता और पूर्वानुमान न कर पाने की क्षमता को लेकर मेटलैंड ने ये स्टेटमेंट दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। हॉब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है। प्राकृतिक कानून, दैवी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसका उद्देश्य है आत्म परीक्षण। कोई भी ऐसा कानून जो व्यक्ति के जीवन को संकट में डालता हो, उसका उल्लंघन किया जा सकता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून ऐसे कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है जो कि लोगों के जीवन को हरण करने वाला हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आज का, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। इसका मतलब इन चारों में से 3 कथन सही और 1 कथन गलत है और उस गलत कथन को आपको चुनना है। तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। तीसरा ऑप्शन है, तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति जो है आदर्श राज्य की स्थापना नहीं करती है। बाकी सारे सही हैं। मतलब ये सही नहीं कि राजनीति की स्थापना करती है, ठीक है, बल्कि वे तथ्य अवश्य प्रस्तुत करती है जिनको अपनाकर कोई भी शासन प्रणाली और बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति में अभी तक आदर्श राज्य का कोई स्वरूप नहीं हुआ है। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परकवाद इस तथ्य से सीमित है कि शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती। सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता। तो आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परक इस तथ्य से सीमित है कि शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं, निर्धारित नहीं। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। जो दूसरा स्टेटमेंट है, सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती, सही है। सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता, ये भी सही है। तो इसमें देखिए ये गलत क्यों है? तुलनात्मक राजनीति के संस्थापरक दृष्टिकोण के अनुसार जो निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ निर्धारित भी होते हैं। यहाँ पे निर्धारित नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है। तुलनात्मक राजनीति का क्या उद्देश्य है? दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य,
शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तुलनात्मक राजनीति का दार्शनिक लक्ष्य भी है, वैज्ञानिक लक्ष्य भी है, शासन नीति के प्रयोग का भी लक्ष्य है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई। किसकी उपेक्षा हुई है आपको बताना है। सरकारों के अध्ययन की, आनुभाविक सिद्ध अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की, संविधानों के तुलना की। तो किसकी जो है उपेक्षा हुई है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, आनुभाविक अनुसंधानों की इसमें उपेक्षा हुई है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत पारंपरिक उपागमों में आनुभाविक तथ्यों पर जोर नहीं दिया गया है और तथ्यों के सुनिश्चित परिमाणन का अभाव ही रहा है। पारंपरिक उपागम में सरकारों का अध्ययन, संस्थाओं के वर्णन तथा संविधानों की तुलना पर बल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो इसमें देखिए अनुभविक अध्ययन है, मानकीय अध्ययन है, औपचारिक संस्था का संधान भी है, अवैज्ञानिक अध्ययन जो है ये इसकी विशेषता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, यह कथन है। किसका कथन है? मैकिडिस का, जी.के. रॉबर्ट्स का, जीन ब्लोंडेल का या स्प्रेंगलर का? आपको बताना है ये किसका है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जी.के. रॉबर्ट्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अध्यात्मात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। क्या आधार है आपको बताना है। क्या आधार है? शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, ये जो है आपका एक सेकेंड, हाँ, ये जो है अध्यात्मात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। ठीक है, देखिए अध्यात्मात्मक शासन होता क्या है। इसमें अध्यात्मात्मक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों के वितरण से संबंधित है। शक्ति पृथक्करण का अर्थ क्या है? शक्ति पृथक्करण का अर्थ यह है कि जो शासन की शक्तियां हैं या दायित्व हैं एवं नियंत्रण है किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथों में केंद्रित न रहे, बल्कि वे शासन की विभिन्न शाखाओं में बटे हों और ये शाखाएं जो हों एक दूसरे से स्वाधीन होना चाहिए, किसी का किसी पे नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर भारत की बात करें तो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। ठीक है, तो न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हालांकि अगर भारत में बात करें तो जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही अंग है, लेकिन वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र है उससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। यह किसने कहा है? ऑप्शन है एम कार्टिस, जी.के. रॉबर्ट्स, जीन ब्लोंडेल, आर.सी. मैक्रिडिस। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसमें हमारा पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये एम कार्टिस का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीजीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है या फिर हॉब्स है? तो आपको पता होगा ये अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था, उसकी तुलना की थी और उसके पश्चात अरस्तु ने यूनान के लिए अपेक्षाकृत बेहतर शासन प्रणाली की रूपरेखा बनाई थी। तो अरस्तु को कहा जाता है तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा या फिर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरस्तु के द्वारा। ठीक है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक एक लिखी थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी आपको बताना है। अच्छा, अरस्तु से पूर्व जो है जो उसका गुरु था प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स या स्टेट्समैन। इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, किंतु जो अरस्तु था इसने 158 संविधानों का
तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बाद इसने पॉलिटी को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया और उसका उद्देश्य क्या था, वर्गीकरण का, कि आदर्श शासन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करना था। तो इसीलिए अरस्तु को ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित वर्गीकरण का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? ऑप्शन है सीमित शासन, दूसरा है व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, तीसरा है व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और चौथा है या तो उपयुक्त सभी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी सही है। तो संवैधानिक सरकार जो होती है वो सीमित शासन की तरफ अग्रसर होती है, सीमित शासन उसका लक्ष्य होता है और व्यक्तियों के स्वतंत्रता की रक्षा करना भी लक्ष्य होता है और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? ऑप्शन है परिवृत्तियों की समस्या, धार्मिक मतभेद की स्वतंत्रता, वैचारिक संरचना की समस्या, भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या। ये पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, धार्मिक मतभेद की समस्या। तुलनात्मक राजनीति की अगर आप प्रमुख समस्याओं की बात करें तो उसमें प्रत्ययों की रचना एवं परिभाषा, अमूर्तीकरण के स्तर एवं वर्गीकरण, तथ्य एकत्रीकरण, मानकों, संस्थाओं और व्यवहार में अंतर संबंध की समस्या और पृष्ठभूमि परिवर्तियों की समस्या। ठीक है, तो इन सब में जो प्रश्न में ये जो समस्याएं दी गई हैं उसमें से जो धार्मिक मतभेद की समस्या है ये तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास का साधन है राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, राजनीतिक विकास का साधन ये तीनों हैं, ये तीनों हैं। इसके अलावा जो है राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता एवं राष्ट्रीयता की भावना राजनीतिक विकास का साधन है। राजनीतिक विकास के अनेक साधन अपनाए जाते हैं, इनमें से प्रमुख जो साधन है उसकी बात हम कर लेते हैं। ऐतिहासिक साधन, विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, आदर्शवाद एवं यथार्थवाद की प्रायोगिक समीक्षा, प्रभावी राजनीतिक दल, प्रभावशाली नेतृत्व अर्थात क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीय भावना और कूटनीतिक दक्षता, ये सब जो हैं राजनीतिक विकास के साधन हैं। तो इसमें केवल 15 क्वेश्चन ही थे, तो 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया और अभी मैं आप लोगों को एक और वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, उसमें हम सरकार के प्रकार, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन के कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो थैंक यू गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।